ओके, विस्टन्स ब्रिज, ठीक है। क्या ये एक सर्किट है, इस सर्किट को यूज करके आप लोग अननोन रजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हो। रजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर कैसे करोगे वो मैं समझा दूंगा। दूसरी चीज, ये जो विस्टन्स नेटवर्क है या विस्टन्स नेटवर्क, ये दूसरा नाम है इसका, विस्टन्स ब्रिज या विस्टन्स नेटवर्क। इसको यूज करके आप लोग टेंस ऑफ ओम से लेके हंड्रेड्स ऑफ ओम के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, रेंज, ठीक है। और उसके और भी एप्लीकेशन है, जैसे स्ट्रेन मेजर कर सकते हो आप, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपका, क्या मेजर करना बोलो, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं सुन लो यहाँ। तो हम लोग एक सर्किट डिजाइन कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। बेसिकली मैं 4 रजिस्टर्स ले रहा हूँ, 4 रजिस्टर्स, और उनको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो। देखो सपोज ये हुआ आपका पहला रजिस्टर जिसका रजिस्टेंस है P1, रजिस्टेंस पहला है इसलिए R1, बट उसका रजिस्टेंस है कितना, P, P1 नहीं रे, P। रजिस्टेंस और रजिस्टर ये तुम्हें समझता है क्या? जैसे डिवाइस है कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज या एनर्जी को स्टोर करता है, और उसकी जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही रजिस्टेंस और रजिस्टर रिलेटेड है। रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर एक डिवाइस है जो करंट को अपोज करता है, ठीक। मान लो घर में एक कोई एक डिवाइस लगा हुआ है, और वो डिवाइस 5 एम्पियर करंट पे काम करता है। कितना करंट, तो घर पे तो उससे ज्यादा ही करंट आता है, राइट, सप्लाई तो ज्यादा ही है ना घर का, क्योंकि घर में इतने सारे अप्लायंसेस है, एसी है, टीवी है, फैन है, हर किसी को सेम करंट थोड़ी लगता है। तो अगर मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस है और उसको करंट चाहिए, जैसे आपका वो चार्जर है ना, तो 5 एम्पियर करंट पे वो चल रहा है, ठीक है। बट अगर इनकमिंग करंट 100 एम्पियर है तो फिर वो तो डैमेज हो जाएगा, पूरा 100 एम्पियर उसके अंदर गया तो उसके अंदर जाना कितना चाहिए, तो बचे हुए 95 एम्पियर को रोकना पड़ेगा। तो बचे हुए 95 एम्पियर को रोकेगा कौन, राइट, रजिस्टर स्टॉप करेगा उस करंट को। तो रजिस्टर ये डिवाइस है, और उसकी एबिलिटी क्या है, करंट को अपोज करना, रजिस्ट करना। उसकी इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टेंस। तो रजिस्टर की अपोज करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोला जाता है। आगे और, तो अब मान लो 5 एम्पियर करंट अंदर आने दिया और 95 एम्पियर करंट को रोक दिया, तो उस बचे हुए 95 एम्पियर करंट का क्या होगा जो रोका गया, 5 एम्पियर जो अंदर आया उसका तो वर्क होगा, बिकॉज वो डिवाइस के अंदर आया ना। डिवाइस करंट क्यों लेता है, कुछ ना कुछ काम होता है, जैसे मोबाइल को चार्ज करना, बल्ब लाइट देना, ऐसा कुछ ना कुछ काम होगा। 5 एम्पियर आने दिया, अंदर आने दिया तो वो काम में चला जाएगा। पर जो 95 एम्पियर उसका क्या होगा, हाँ, नहीं 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 वो रिकॉर्डिंग में तेरे ऊपर हंस गया ऐसा आएगा। बोले अर्थ में चला था जान दे, वो 95 एम्पियर रिटर्न विटर्न नहीं जाता। अगर वो रजिस्टर है ना, तो रजिस्टर उस 95 एम्पियर को हीट में कन्वर्ट करता है, किसमें, उसकी हीट बनती है। तो हमें बिल कितने का पे करना पड़ेगा, 5 एम्पियर का कि 100 एम्पियर का कि 95 एम्पियर का, 100 एम्पियर का। तो यूज आपने 5 एम्पियर किया, बचा, तुम बोलोगे बचा हुआ 95 एम्पियर तो हीट कन्वर्ट हो गया, हमने कुछ नहीं किया उसका। भाई तुमने कुछ नहीं किया, बट वो हीट तुम्हारे घर पे प्रोड्यूस हुई कि बाहर प्रोड्यूस हुई, तो जिसके घर पे प्रोड्यूस हुई वो पे करेगा, समझे कि नहीं। तो बिल कितने का आने वाला है, खैर एनीवेज। तो अब तुम्हें रेजिस्टेंस का काम समझा। तो रजिस्टर क्या करता है, करंट को अपोज करता है, और उसकी जो अपोज करने की एबिलिटी है, वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान दो मेरे पास मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने एक रजिस्टर लिया जिसका रजिस्टेंस है P, दूसरा रजिस्टर लिया जिसका रजिस्टेंस है Q, तीसरा
रजिस्टर लिया जिसका रजिस्टेंस है R एंड फोर्थ रजिस्टर लिया जिसका रजिस्टेंस है S और उनको ऐसे कनेक्ट किया कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखे। चाहिए तो उस क्वाड्रिलेटरल का आप लोग नेमिंग भी कर लो ABCD। तो बेसिकली आपके पास 4 ब्रांचेस है। ब्रांच AB में रजिस्टर लगा हुआ है और उसका रजिस्टेंस P है। ब्रांच BC में भी रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रजिस्टेंस Q है। ब्रांच AD में रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टेंस R है और DC में भी रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रजिस्टेंस S है। ठीक, अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एक और हमें क्या करना है, बट हाँ तुम ये भी तो है। तो इन चारों में से 3 नोन होंगे, मतलब जिनका रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है, जैसे 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम, और एक रजिस्टर रहेगा जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अननोन है। तो ये आप लोग उस जिस सर्किट के मदद से करोगे उस सर्किट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विस्टन्स ब्रिज या विस्टन्स नेटवर्क। अब उसको ब्रिज क्यों बोलते हैं वो भी बता दूंगा मैं तुमको, बट एनीवेज यहां तक क्लियर है। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए सेल बैटरी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ मान लो एक सेल लिया जिसका EMF E है या एप्सिलॉन है व्हाटएवर। तो ये इसका निगेटिव टर्मिनल, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट A के साथ। तो ये हाई पोटेंशियल साइड हो गया या हाई पोटेंशियल पॉइंट हो गया, और जो निगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है पॉइंट सी के साथ। तो वो लो पोटेंशियल पॉइंट हो गया वो, या लो वोल्टेज पॉइंट। so this is high voltage, sorry, this is high voltage point and this is, तो दोनों में अगर वोल्टेज का डिफरेंस है मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो उन दो पॉइंट के बीच में फ्लो होगा करंट। बट करंट कहां से शुरू होता है, आपको पॉजिटिव से शुरू होगा। सो पॉजिटिव से मान लो आई करंट शुरू हुआ, ठीक है। वो करंट जैसे आई करंट पॉइंट ए पे आएगा, बीइंग अ जंक्शन, ए इज अ जंक्शन क्योंकि उसके आगे दो ब्रांचेस है, तो करंट वहां से स्प्लिट होगा। अगर तुम मुझे ये बोलोगे कि किस तरफ, अगर तुम मुझे ये बोलोगे कि दोनों तरफ इक्वल करंट जाएगी क्या, तो वो ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। तो अगर दोनों तरफ रेजिस्टेंस सेम है तो सेम करंट जाएगा, और कम रेजिस्टेंस है तो ज्यादा करंट जाएगा, राइट। तो बेसिकली रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो। तो मान लो इस तरफ कितना करंट गया तो मुझे नहीं पता, तो लेट्स से I1, इस तरफ कितना करंट गया I2, तो ये I1 करंट आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और हमारे पास ये दो पॉइंट है B और D। तो आपको यहाँ पे एक और कनेक्शन करना है, आपको एक वायर लेनी है, उस वायर में आपको कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर। क्या है, क्या होता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। क्या करता है ये, करंट सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है। सेंसिटिव वर्ड क्यों यूज किया गया है, तो वो छोटे बच्चे ऐसे, तुम्हारे घर में सपोज किसी घर में छोटा भाई बहन रहेगा, उसको हाथ लगाए तो दुनिया भर का रोता है, मतलब मम्मी पापा को दिखाने के लिए, कोई है क्या? अब बस वही है, वैसा ही है ये गैल्वेनोमीटर भी, वैसा ही। थोड़ा करंट दे दो उसको, 1 एम्पियर करंट या 0.1 एम्पियर करंट, फुल डिफ्लेक्शन देगा। छोटे से करंट के लिए भी तुम बोलेगा ऐसा क्यों किया गया है, तो मैं बोलूंगा उसका काम है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं दिखाना। अब वो ज्यादा फ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है उससे लेना देना। तो ये कुछ ऐसा है, मान लो तुम्हारे पास एक टेस्टर है, टेस्टर हो ना वायरमैन के पास होता है, इलेक्ट्रिशियन के पास, तो उसके पास एक टेस्टर है, उसने अभी वो टेस्टर अपने सप्लाई के अंदर डाला और सपोज उसमें रेड कलर का लाइट आया, तो बोलता है इधर सप्लाई चालू है, और वो लाइट नहीं आया तो मान लो वो जो बल्ब है, लेट्स से कि वो बल्ब जो है वो बहुत ब्राइट है, जब करंट रहेगा 50 एम्पियर 40 एम्पियर, इसके लिए ब्राइट है। और जब करंट 2 एम्पियर 3 एम्पियर या 4 एम्पियर है तो वो ज्यादा ब्राइट नहीं है, सपोज ऐसा नहीं होता, बट तो उससे क्या होगा, 3 एम्पियर पे वो जो बल्ब है अंदर का वो ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, तो शायद आपको दिखेगा भी नहीं कि वो बल्ब जला हुआ है कि नहीं। तो फिर वो बल्ब की लाइट ही नहीं दिख रही क्योंकि वो ज्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि करंट कम है। तो कोई बोलेगा कि इधर सप्लाई नहीं है, और वो लाइव वायर को टच कर देगा और उसको शॉक लगेगा। तो इसका मतलब करंट कम हो या ज्यादा हो,
वो टेस्टर में जो लाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, ब्राइट है ना, वेरी ब्राइट। तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर का काम ये है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो उससे लेना देना ही नहीं कि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है कि उसका, वो एमीटर का काम है कि नहीं। एमीटर बताएगा आपको ज्यादा करंट है कि, गैल्वेनोमीटर बस इतना बताएगा कि करंट है कि नहीं। तो फिर उसके लिए अगर करंट छोटा सा भी है तो वो भी निडल बहुत ज्यादा घूमनी चाहिए, और ज्यादा करंट रहेगा तब भी निडल बहुत ज्यादा घूमनी चाहिए। तो डिफ्लेक्शन कम करंट के लिए भी लार्ज होना चाहिए और ज्यादा करंट के लिए भी। जब इवन फॉर स्मॉलर वैल्यूज डिफ्लेक्शन इज वेरी लार्ज, सच गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एज, यस, करंट सेंसिटिव डिवाइस। समझा, या करंट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब उसको कनेक्ट क्यों किया है वो देख लेंगे हम लोग बात। दूसरी चीज आपको पता है, हर डिवाइस का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, हर डिवाइस का खुद का कुछ, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। वो डिवाइस में वायर होती है, वायर के पास रेजिस्टेंस होता है, और कनेक्शन भी ऐसे लगे रहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के पास भी खुद खुद का कुछ रेजिस्टेंस है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, तो हमने एज्यूम कर लिया कैपिटल जी। तो कैपिटल जी इज नॉट गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर को हमने एडी में कनेक्ट कर, सॉरी बी टू डी में कनेक्ट कर दिया है। क्लियर है क्या, क्यों कनेक्ट किया वो नहीं पता, तुम बस मुझे फॉलो करते रहो, लास्ट तक तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके चलो, सो वापस बोलो, आपने की को क्लोज कर दिया, यहां से आई करंट शुरू हुआ, जंक्शन पे कितना करंट आया, अब वो करंट कितनी वैल्यूज में स्प्लिट हुआ, I1 एंड I1 करंट फ्लो हुआ ए बी से, और I2 करंट फ्लो हुआ एडी से। अब आप ध्यान दो इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग, तो यहाँ पे करंट आया I1, अब I1 में से अगेन वो जो I1 करंट है दो वैल्यू में स्प्लिट होने वाला है, क्योंकि आगे ना आगे क्या है बोलो, दो ब्रांचेस। तो यहां तक करंट आया कितना, I1, 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 नाउ इट इज स्प्लिटिंग इनटू टू वैल्यूज। तो ये क्या, इस तरफ कौन लगा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की करंट को मैं IG बोलता हूँ। गैल्वेनोमीटर में से जितना भी करंट फ्लो है उसको क्या बोलूंगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ तक कितना करंट आया, उसमें से इधर कितना गया, तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा ना, बचा हुआ मतलब I माइनस आई जी। अब कुछ कुछ लोगों का दिमाग में नहीं जाता कि क्या बोल रहे सर, I1 माइनस आई जी। तो फिर इधर आन दो, मान लो यहाँ पे करंट आया 5 एम्पियर, 5 में से 2 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना बचा, वही लॉजिक है, 5 माइनस 3 कितना है, सॉरी 5 माइनस ये 2, तो कितना बचेगा इधर 3। अभी भी नहीं समझा, अब बताओ। तो इस तरफ कितना करंट गया आपने बोला, I1 माइनस आई जी, इतना करंट गया, आगे बढ़ेगा वो करंट। अच्छा, इधर ऊपर से कितना करंट आ रहा है, IG। तो आप पॉइंट डी की बात करो, पॉइंट डी इज अगेन जंक्शन, क्योंकि वहां पे इनकमिंग करंट भी है और आउटगोइंग करंट भी है। सो बोलो जरा, कितना करंट इनकमिंग यहाँ पे, IG एंड I2, शाबाश। तो यहाँ पे दोनों इनकमिंग करंट है, तो यहाँ पे आएगा I2 प्लस इसके आगे, क्योंकि करंट बीच में ना डिस्ट्रॉय होता है ना जनरेट होता है, राइट। तो फिर यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे, और इसके आगे कितना करंट फ्लो होगा, I2 प्लस IG। तो यहाँ तक करंट कितना आया, इधर करंट कितना आया, I1 माइनस, तो दोनों यहाँ पे अगेन ऐड हो जाएंगे, तो टोटल करंट C पे कितना हुआ बोलो, I1 माइनस आई जी प्लस I2 प्लस आई जी, C पे रे, एट C, अरे है ना। तो अब मुझे बताओ IG माइनस आई जी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, मतलब बेसिकली बोल नहीं समझा, तो इसके आगे कितना करंट फ्लो होगा, तो वैसे भी निकला कितना करंट था पॉजिटिव से, और जाना भी कितना चाहिए, सो सही है। क्लियर है, बाउंसर है। अब तक मैंने इस गैल्वेनोमीटर का रोल किया वो समझाया नहीं, राइट, वो अगले 5 मिनट समझने भी नहीं वाला आपको। सो वापस से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में इधर लिख दूंगा, उसके लिए जगह छोड़ रहा हूँ मैं, राइट। तो अब मेरे पास 4 रजिस्टर थे, P, Q, R एंड S, रजिस्टेंस, रजिस्टेंसेस ऑफ 4 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स थे, उनके रजिस्टेंसेस थे वो। कैपिटल जी क्या था, रजिस्टेंस ऑफ, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद IG क्या था, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और I जो था वो टोटल करंट था,
टोटल करंट इन सर्किट। चल ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बाद में समझाऊंगा, वो मतलब लिखूंगा, समझा तो चुका हूँ कि 4 रजिस्टर्स लिए उनको क्वाड्रेटल फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, क्वाड्रेटल एबीसीडी बन गया। एक गैलोनोमीटर लिया जो बी और डी के बीच में कनेक्ट किया, अच्छा इन क्या अक्रॉस सेल कनेक्ट कर दिया, की कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, अब वर्किंग वाला पार्ट में ध्यान दो अब यहाँ पे, ठीक है? तो वर्किंग वाले पार्ट में आप एक काम करो, लूप ए बी डी ए, इस लूप में आप लगा दो क्रिचॉफ सेकेंड लॉ। क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, बाय क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है? क्यों लगाओ वो छोड़ दो मेरे पे, तुम बस ध्यान दो। क्रिचॉफ का सेकेंड लॉ कहाँ लगाया जा सकता है? लूप में। लूप मतलब वो क्लोज फॉर्म ऑफ सर्किट। तो चलो लगा दो। तो क्रिचॉफ सेकेंड लॉ याद है ना? क्रिचॉफ सेकेंड लॉ में कौन कौन याद ऐड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस का जो साइन है, अगर हमारा ट्रेसिंग का साइन और करंट का साइन सेम है तो निगेटिव, और ऑपोजिट है तो मैं ट्रेस कर रहा हूं ए बी डी ए ऐसे, ठीक है? तो पहले जाऊंगा ए टू, तो ए टू बी में करंट है, रेजिस्टेंस है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे V इज इक्वल टू आई आर, आई करंट आर रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस V, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलो इधर क्या है? आई वन इंटू पी, बट उसको प्लस लो कि माइनस, बिकॉज आप ए टू बी जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में हो। फिर हम लोग जाएंगे बी टू सी, तो करंट कितना है? सॉरी, बी टू डी, तो बी टू डी करंट है आई जी, और रेजिस्टेंस है कैपिटल जी। ये मत भूलना कि कैपिटल जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, तो रेजिस्टेंस इज कैपिटल जी, करंट इज आई जी। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो अगेन माइनस आई जी इंटू जी। बोलो गलत है ये? फिर हम लोग पहुंच गए डी पे, अभी डी से दोबारा जाना है आर, बट इस बार करंट आपके ऑपोजिट है, तो प्लस आई टू इंटू आर इज इक्वल टू कितना आया? 0, एंड आई कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो वापस से लगाओ इन लूप क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, इन लूप कौन सा लूप बोलो? बी सी डी बी, इस बार बी सी डी बी, ठीक है? लगा दो वापस से। तो बी टू सी करंट है, रेजिस्टेंस है, तो माइनस आई वन माइनस आई जी, और इंटू रेजिस्टेंस कितना है? क्यू, माइनस क्यू, समझा ना? बिकॉज हम लोग बी टू सी जा रहे, करंट भी उसी डायरेक्शन में। फिर नेक्स्ट है सी टू डी, करंट ऑपोजिट में, तो प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू क्यू, क्यू सॉरी एस एस, एग्रीड। फिर डी टू बी ऑपोजिट में, बोलो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, समझ में आ रहा है क्या? अब सपोज अ स्पेशल कंडीशन या स्पेशल केस occurs when गैलोनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन। क्यू कैसे मेरे पे छोड़ दो, सब समझा दूंगा कि जीरो डिफ्लेक्शन कहां से आया। अच्छा वापस से ध्यान दो, तो एक स्पेशल सिनेरियो क्रिएट होता है, एक स्पेशल केस क्रिएट हो जाती है कि आपका जो गैलोनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन देता है। अच्छा, गैलोनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब बी टू डी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा, राइट? अच्छा, करंट फ्लो क्यों नहीं होता तुम्हें पता है क्या? दो वायर के अगर दो एंड है, ये दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट फ्लो होता? करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, हाई पोटेंशियल और, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो लो से कहा जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तब ना करंट बनेगा। तो करंट बनने के लिए क्या क्रिएट होना चाहिए? और समहाउ अब तक मैंने बताया नहीं क्यों, सपोज बाय सम रीजन बी और डी के बीच में जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया, ठीक? तो अगर पोटेंशियल सेम हुआ तो डिफरेंस कितना रहेगा? फिर 0 रहेगा, राइट? तो करंट फ्लो उस ब्रांच में से, और उस ब्रांच की करंट को हमने क्या बोला है? IG। तो सपोज कभी कभी बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो रीजन क्या बता दूंगा मैं, IG कितना हुआ? 0, IG 0 हुआ। और अगर IG 0 हुआ तो इन इक्वेशंस पे क्या इफेक्ट होगा? फिर तो इन इक्वेशंस पे इफेक्ट बताओ, तो क्या होगा? ये माइनस आई वन पी, अच्छा IG की जगह पे 0 ना, तो 0 इंटू कैपिटल जी,
और प्लस आगे कितना है I2R इज इक्वल टू 0। अरे आया ना। तो अब मुझे बताओ -I1P, ये 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, प्लस I2R इज इक्वल टू 0। तो -I1P, ये I2R को मैं अगर राइट में भेजू तो प्लस सॉरी -I2R, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो देयरफॉर I1P इज इक्वल टू I2R, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होगा, वो क्यों 0 होगा, मैं समझाता हूँ ना 2 मिनट, तुम देखो तो सही पहले। अच्छा, अब यही चीज IG को जो है वो सेकेंड इक्वेशन में भी 0 कर दो। तो सेकेंड इक्वेशन में उसको 0 कर दिया तो -I1 माइनस जी के IG के जगह पे 0 इंटू कितना है बोलो, Q इंटू Q। ध्यान है ना तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ, जहां IG वहां पे क्या पुट कर रहा हूँ 0, इधर I2 प्लस 0 इंटू एस, I2 प्लस 0 इंटू एस, और आगे IG इंटू जी, तो IG के जगह पे 0 इंटू जी, सामने 0। तो टेल मी क्या आएगा, ये -I1Q प्लस I2S, और ये 0 होगा तो सामने कितना आएगा 0। तो -I1Q, ये प्लस उधर गया तो -I2S, माइनस माइनस कैंसिल होगा, I1Q इज इक्वल टू I2S। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ फ्रॉम 3 and 4, मैं 3 and 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों वो छोड़ दो, तुम बस ध्यान देते रहो। 3 और 4 को क्या कर रहा हूँ, तो डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड होगा, तो क्या है लेफ्ट में I1P। सो सेकेंड फोर्थ के लेफ्ट में कौन है I1Q भाई। 3 के राइट में कौन है I2R। अरे लेफ्ट वाला लेफ्ट को डिवाइड करेगा, राइट वाला राइट को डिवाइड करेगा, और इसके राइट में कौन है I2S। I2 I1 विल गेट कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन। तो P जो है वो आप लोग उसको फर्स्ट रजिस्टर भी बोल सकते हो, P आपका फर्स्ट रजिस्टर, Q आपका सेकेंड रजिस्टर, R आपका और S आपका। सो देयरफॉर आप सेम इसमें बोल सकते हो R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। समझ आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में 3 नोन है और एक, तो 2-3 पुटअप करोगे तो एक अननोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस हो गया। क्लियर है क्या? बट ये इक्वेशन तभी यूज कर सकते हो जब गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो, तो उसको बैलेंसिंग कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब भी विस्टन्स का ब्रिज या विस्टन्स का नेटवर्क बैलेंसिंग कंडीशन में हो, आप डायरेक्टली ये वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं R1 R2 और R3 R4 में, मतलब रेजिस्टेंस 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है। तो इस बात को समझो कि देखो इधर यहाँ पे ध्यान दो, करंट की 2 डायरेक्शन थी, एक था A से C तक वाया B, और करंट का दूसरा डायरेक्शन था A टू C तक वाया D। सो बेसिकली देखा जाए तो 2 ही कोर ब्रांचेस है, एक है AC वाया B और दूसरा AC वाया D, 2 ही कोर ब्रांचेस है। तो इस ब्रांच में जो 2 रजिस्टर लगे हुए दोनों एक ही वायर में बेसिकली, क्योंकि अगर मैं ये गैल्वेनोमीटर को हटा दूं तो फिर ये बचे, ये बी निकल जाएगा, तो यहाँ पे वायर होगी AC और रेजिस्टेंस होगा P और, तो ये दोनों एक ही वायर में लगे हुए, ये दोनों भी एक ही वायर में लगे हुए। तो एक वायर में जो रजिस्टर लगे होते हैं उनको बोलते हैं R1 एंड R2, इसलिए मैं इधर लिख रहा था कि मैं इसको R1 बोलूंगा, R1, ये क्या रहेगा R2, इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे, जस्ट रिमेंबर दिस, R1 R2 एक वायर में जो लगे हुए, एक कनेक्शन में जो है वो एक ब्रांच R1 एंड और दूसरी ब्रांच R3 एंड। बट अभी तक तो हमने ये समझा ही नहीं है कि तुम्हारा IG जो है वो 0 क्यों हुआ, राइट? वो 0 कब होता है, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो देख लो अभी आप लोग, वो समझा देता हूं मैं तुमको।
सब लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे। मुझे बताओ, एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट सी था। ए कनेक्टेड था हाई सॉरी पॉजिटिव सप्लाई से और बी कनेक्टेड था नेगेटिव सप्लाई से। तो इसका वोल्टेज हाई था, इसका वोल्टेज, मान लो फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज 100 वोल्ट है और इसका वोल्टेज 20 वोल्ट है। नेगेटिव है बट फिलहाल अभी मैं समझाने के लिए 100 और 20 लेता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये होता है हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज। बस इसकी वैल्यू इससे कम लेनी होती है, बराबर। अब तो ठीक है बिकॉज वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास वायर्स का कनेक्शन कैसा है। पहला कनेक्शन ऐसा है ए टू सी, ये दूसरा कनेक्शन है और बीच में यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, सो मान लो गैल्वेनोमीटर जो है वो फिलहाल मैंने कनेक्ट नहीं किया है, लेट्स से। ओके, मैं कनेक्ट करूंगा उसको। तो ये मेरे पास पहला रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है P, दूसरा रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है Q, तीसरा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R एंड फोर्थ रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है S। ठीक है, अब मुझे बताओ P का वोल्टेज है कितना। अब जो मैं समझा रहा हूँ आपको एग्जाम में देने का जरूरत नहीं है बिकॉज आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, बस मैं तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूँ। ओके, एनीवेज, तो P का वोल्टेज है कितना, 100 हाई बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव सप्लाई एंड ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये लो है। तो अब मुझे बताओ ए टू सी वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है या पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? 100 to 20 डिक्रीज होता है भाई। तो डिक्रीज हो रहा है मतलब इधर 90 होगा, थोड़ा और आगे 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, 50 होगा, 40 होगा, 30 होगा और फाइनली 20 होगा। ठीक, क्या आप लोग यही चीज इस ब्रांच के लिए भी बोल सकते हो? बिकॉज अगेन ये पॉइंट हाई वोल्टेज के साथ सप्लाई और ये, सो ए टू सी वंस अगेन आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वंस अगेन ये 90 होगा, ये 80, 70, 60, 50, 40 है ना, 30 ऐसे और फाइनली कितना, 20। सो फ्रॉम ए टू सी वोल्टेज इज डिक्रीजिंग, ए टू सी वोल्टेज इज डिक्रीजिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ले रहा हूँ आपका एक गैल्वेनोमीटर ले रहा हूँ, एक ब्रांच ले रहा हूँ, एक वायर लिया, उस वायर में ऐसा कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसको मैं उठा देता हूँ और कनेक्ट करता हूँ उस सर्किट में। ठीक है, ये उठा के हमने यहाँ पे इस सर्किट में कनेक्ट कर दिया। तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, सो इसको हमने इधर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ, इधर आने दो यहाँ पे। सो अब मुझे बताओ, ठीक से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कितना यहाँ पे, ये 70 और 60 के बीच में, तो यहाँ पे रहेगा अप्रोक्सीमेटली 65 वोल्ट अप्रोक्स, और ये कितना है 60। नहीं समझा? दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? 65 माइनस 60 कितना हुआ, 5। तो इस ब्रांच में से क्या फ्लो होगा, और तुम्हारा IG 0 नहीं होगा, बराबर है। अब एक काम करोगे आप, फिर इस वायर को थोड़ा आगे मूव करो, इस वायर को। तुम बोलोगे सर ये ऐसा ही लिखा रहता है क्या वायर के ऊपर, 100, 80, 70 ऐसा लिखा रहता है? नहीं, लिखा नहीं रहता, बट लॉजिकली तो वैसा ही है कि नहीं है? तो फिर आप लोग क्या करोगे, अभी इस वायर को थोड़ा आगे मूव करोगे, तो वायर को थोड़ा आगे मूव किया तो वायर इधर टच हो जाएगी, इधर से उठ के इधर हो गई। तो अब बताओ इधर कितना है, इधर कितना है, दोनों का पोटेंशियल क्या हुआ, अब करंट फ्लो होगा क्या, तो अब IG कितना होगा, राइट। बट इसके लिए करनी पड़ती मेहनत, ये मैंने थोड़ा थोड़ा फास्ट बताया। आप लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो, इसको ऐसा पकड़ते हो वायर को और इसको थोड़ा आगे पीछे मूव करते हो, राइट। और वो दो पॉइंट ढूंढते हो जिनमें पोटेंशियल क्या है, सेम है। जीरो नहीं रे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब दोनों का पोटेंशियल। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, देखो 90 90, 80 80, 70 70, 60 60, बराबर है। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, 1-2 मिनट में आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे कि जिनका पोटेंशियल क्या है, सेम है, और उस बीच में करंट क्या नहीं होता। और जैसे करंट फ्लो नहीं होगा तो IG क्या हो जाएगा, और IG 0 होगा तो इसके आगे ही कहानी अप्लाई हो जाएगी। और आगे ही कहानी मतलब सर्किट किस में कंडीशन में आया, और आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हो फिर,
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। समझ में आया कि बाउंसर गया? यही है विस्टन्स नेटवर्क या विस्टन्स ब्रिज। क्लियर है ये? ओके, खत्म हो गया। सो इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्या लिखेंगे? सो 4 रजिस्टर्स PQRS ऐसे कनेक्ट किए कि उन्होंने क्या फॉर्म किया? आगे ए को कनेक्ट किया हाई वोल्टेज से और बी को कनेक्ट किया, मतलब सो दैट एसी में क्या पोटेंशियल करंट आई फ्लो होगा। हाँ करेक्ट, सी इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज, लो पोटेंशियल साइड ऑफ सेल। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया बी और डी के बीच में, और जब भी बी और डी का पोटेंशियल सेम रहेगा गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देगा? जीरो डिफ्लेक्शन करंट देगा। अरे आया नहीं? ओके, उसमें फिर एक और पॉइंट आगे जोड़ दो, करंट आई gets splitted gets split into I1 and I2 at A। तो करंट I जो है वो स्प्लिट हो जाता है I1 और I2 इस वैल्यू में, कहाँ पे? पॉइंट A पे। और उसके आगे तो तुम्हें सब पता है, अभी वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया? डायग्राम क्लियर है कि बाउंसर है? ओके, फाइनल रिजल्ट क्लियर है? ठीक है, तो जितने वो ऊपर वाली वायर में जो 2 रजिस्टर लगे हुए उनका रेशियो और नीचे वाले वायर में जो 2 रजिस्टर लगे हुए उनका रेशियो एग्जैक्टली क्या है? सेम है।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ विस्टोन्स ब्रिज। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ विस्टोन्स ब्रिज में अलग अलग सर्किट्स है। मतलब आप लोग विस्टन्स के ब्रिज को कुछ ऐसा यूज करते हो, उसकी प्रिंसिपल को आप ऐसे यूज करते हो कि आप नए नए एप्लीकेशन ढूंढते हो, मतलब उसको ऐसा यूज करते हो कि आपको और भी काम करता है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में ऐसा आता है विस्टोन्स मीटर ब्रिज। ठीक, विस्टोन्स मीटर ब्रिज बोला तो मीटर ब्रिज ही देना है जो अभी सिखा रहा हूं, और विस्टोन्स ब्रिज बोला मीटर वर्ड बीच में नहीं है तो इसके पहले जो सिखाया वो देना है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, सो मीटर ब्रिज। चलो कैसे बनता है विस्टोन्स मीटर ब्रिज? तो आप लोग 3 मेटल स्ट्रिप लोगे, उसमें से 2 मेटल स्ट्रिप जो है उनका शेप एल शेप रहेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हुआ मेटल स्ट्रिप 1, ये हुआ सेंट्रल स्ट्रिप, बीच का स्ट्रिप, और ये हुआ तुम्हारा एक और मेटल स्ट्रिप। टोटल यू हैव 3 मेटल स्ट्रिप, आउट ऑफ 3 2 हैव एल शेप, और वह एक लीनियर है, सीधी है, और इनको ऐसे अरेंज किया है कि यहाँ पे 2 गैप क्रिएट हो गए। पहला है लेफ्ट गैप और दूसरा है राइट गैप, ऐसे 2 गैप क्रिएट हुए। मेटल की क्यों लिया? क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वो आपको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है, इसलिए आपने मेटल के लिए। अच्छा, लेफ्ट गैप में क्या करोगे? तो अच्छा, इसका यूज क्या है वो सुन लो। यूज ये है कि आपको पता है विस्टन्स ब्रिज में 4 रजिस्टर्स रिक्वायर्ड है, जिसमें 3 नोन रहेंगे तो जाके एक अननोन कैलकुलेट होता है। तो अगर 4 रजिस्टर रहेंगे तो ही विस्टन्स ब्रिज यूज हो सकता है। बट अगर मेरे पास 4 रजिस्टर्स अवेलेबल नहीं हो और फिर भी मुझे अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मीटर ब्रिज इजी है, मतलब वो आपको काम करता है, आपका अननोन रेजिस्टेंस मेजर करता है और 4 रजिस्टर की फिजिकली रिक्वायरमेंट नहीं। फिजिकली समझता है क्या? सच में 4 रजिस्टर आपके पास होने की जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए? तो आपको एक काम करो, ये जो एक गैप है, सपोज लेफ्ट गैप, इस लेफ्ट गैप में वो रजिस्टर कनेक्ट करो जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो ये अननोन रजिस्टर जो है वो कनेक्ट कर दिया। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर आपका मूड आया कि राइट गैप में अननोन रजिस्टर कनेक्ट करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेफ्ट गैप में, बट जनरली ये एक तरीका बना हुआ है कि लेफ्ट गैप में क्या कनेक्ट करो? अननोन रजिस्टेंस, और राइट गैप में कनेक्ट करो रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स? तो एक बेसिकली आप ऐसे समझो, सिंपल वर्ड में ये समझो कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको जितना रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट में वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फैन का स्पीड कम ज्यादा करना है, वो अलग है कि वहां पे कैपेसिटर भी काम करता है, बट मैं फैन का स्पीड रिलेटिव टर्म में दे रहा हूं। सपोज फैन का स्पीड बढ़ाना है तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, तो करंट बढ़ाना पड़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? राइट? तो आप लोग बेसिकली आप करंट बढ़ा रहे हो, मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहे हो? तो आप अपने चॉइस का रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर रहे हो ना। तो जब अपने चॉइस का रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। तो वो नॉन रेजिस्टेंस है क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसको, तो ये नॉन है और ये। अच्छा, अब आपको करना क्या है? आपको एग्जैक्टली 1 मीटर का वायर लेना है और ये 1 मीटर की वायर इधर कनेक्ट करनी है। कोई बोलेगा सर 1 मीटर इसके पहले खत्म किए हुआ तो थोड़ा उसको नजदीक लाना गधे, इसको थोड़ा इधर कर। बट वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए गधो। ठीक है, इसीलिए तो उसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, बिकॉज इट हैज वायर ऑफ 1 मीटर इन लेंथ। दूसरी चीज, ये वायर जो है इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब अगर ये वायर है ऐसी, तो इस वायर का कहीं पे भी स्लाइड कट करो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पे क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। राइट? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता, मतलब एरर आएगा। और फिर ये वायर जो है वो 1 मीटर की है तो उसके नीचे एक सेंटीमीटर स्केल, सॉरी मीटर स्केल लगा दो। सेंटीमीटर स्केल गलती से बोला, बट उसमें कैलिब्रेशन तो सेंटीमीटर का ही होता है। मतलब इधर पहला जो कैलिब्रेशन रहेगा वो 0 सेंटीमीटर, बीच में यहाँ पे कहीं 50 सेंटीमीटर और एंडिंग में यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। और सबको पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आपने 1 मीटर मतलब मीटर स्केल लगा दिया। तो ये जो है ये स्केल है आपका।
ओके अच्छा, अब ये सर्किट काम तभी करेगा ना जब इसमें से करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो करने के लिए इस सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट कर दो एक सेल या बैटरी। मोर देन वन सेल रहेगा तो बैटरी बोलते हैं, एक सारा सेल रहेंगे तो ये बैटरी। और उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए की, बैटरी का ईएमएफ ई, और सर्किट के करंट का रेंज फिक्स करने के लिए यहां पे कनेक्ट कर दो रियोस्टैट। क्या कनेक्ट कर दो? तो रियोस्टैट जो है वो आपका जो रेंज है, रेंज ऑफ करंट फिक्स कर देता है। मतलब आपको इस सर्किट में काम करना है 0 से लेके 100 एम्पियर के बीच में। मतलब आप नहीं चाहते हो कि इस करंट जो है वो किसको क्रॉस करे, 100 एम्पियर, उसी रेंज में करंट रहे, मैक्सिमम करंट 100 एम्पियर ही रहे। तो वो आप किसकी मदद से सेट कर सकते हो? रियोस्टैट की मदद से। तो करंट की रेंज को फिक्स कर देता है कौन? थैंक यू। ओके, सो की ऑन एंड ऑफ करने के लिए तुमको मरना है तो इसको क्लोज करो, इधर हाथ लगा दो ऐसा कहीं पे, ठीक है? तो कब मरना है कब जिंदा रहना वो इधर से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? और ये तुमको मरने में मदद करेगा। हाई वोल्टेज का लेना, बस काम एक बार भी तमाम हो जाए, ठीक है? सो यहाँ तक क्लियर है तुमको? अच्छा, ये पूरा सेटअप जो है एक वुडन टेबल पे अरेंज किया जाता है, जो आपने कर लिया होगा कॉलेज में, किया क्या? ठीक है, अब यहाँ तक कुछ डाउट है? जो मतलब जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो बाद में लिख दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? वापस बोलो, कितने कितने मेटल प्लेट्स है? 2 का शेप एल शेप है, एक सेंट्रल स्ट्रिप है, उनको ऐसे अरेंज किया है, कितने गैप बने? लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप कंटेन्स, राइट गैप कंटेन्स resistance box whose resistance can be selected according to need a requirement. Okay, and between two metal strips, L shaped strips, there is a wire of length exactly 1 meter whose cross section is uniform. उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, पतला मोटा ऐसा नहीं है। ये देखो ऐसा, इधर देखो, इधर पतला है इधर मोटा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, समझा कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ, तो ऐसा होना चाहिए। मतलब थ्रू आउट उसका क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है? मटेरियल भी एक होना चाहिए, मतलब आधा आधा कॉपर का आधा एल्यूमिनियम का, ऐसा नहीं, ठीक है? और उसके नीचे एक स्केल कनेक्टेड रहेगी, ठीक है? और स्केल जो है वो 1 मीटर की है, मतलब 100 सेंटीमीटर की है। और सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए वायर एसी के एबी के अक्रॉस, वायर एबी के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ है ई, बैटरी बोल लो, 2 सेल है इसलिए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, की जिसका मतलब की के व्हाटएवर, और सर्किट में करंट का रेंज सिलेक्ट करने के लिए रियोस्टैट। यहां तक क्लियर है? ये सीरीज में कनेक्टेड है वायर के साथ। कैसे कनेक्टेड है? अब गज ऐसा ये नहीं बोलने का ये पैरेलल में सर, राइट? वो एक ही कनेक्शन है, सो देयरफॉर इट इज सीरीज। ये तीनों सीरीज में इसके साथ। कुछ डाउट है? पक्का है? अच्छा, अब एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन बाकी है। आपको जो सेंट्रल स्ट्रिप है, सेंट्रल स्ट्रिप के, ये सेंट्रल स्ट्रिप का जो है एक तरफ गैलोनोमीटर, मतलब गैलोनोमीटर का एक वायर कनेक्ट कर दो। आपको एक गैलोनोमीटर लेना है, ठीक है? और गैलोनोमीटर का एक साइड जो है वो सेंट्रल स्ट्रिप से कनेक्ट कर देंगे। गैलोनोमीटर का वन साइड इज कनेक्टेड टू मेटल का है वो सेंट्रल स्ट्रिप, and the other side is connected to a jockey. What is jockey? It's like a metal knife, है ना? वो मेटल नाइफ जो है वो आप लोग उसको डिफरेंट पॉइंट पे टच करोगे, स्लाइड नहीं करोगे, बिकॉज वो यूनिफॉर्मिटी को खराब कर देगा। तो जॉकी को आप लोग डिफरेंट पॉइंट पे क्या करोगे? टच मतलब टैप करोगे। और क्या ढूंढना है आपको? नल पॉइंट ढूंढना है। वो नल पॉइंट क्या है वो मैं समझाता हूँ 2 मिनट में। तो आपको नल पॉइंट ढूंढना है, ठीक है? नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे गैलोनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देता हो? 0 डिफ्लेक्शन देता हो, ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है। अच्छा, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अभी आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर है? ये कुछ डाउट है? पक्का? तो ध्यान दो। अब यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, अभी हमने की को क्लोज कर दिया, तो सर्किट से आई करंट निकला, आई करंट आया जंक्शन ए पे। अब जंक्शन ए से आगे उसके पास 2 ब्रांचेस है, ए के वायर से थ्रू ए टू बी, क्योंकि बी निगेटिव से कनेक्टेड है ना, तो ये हुआ उसको पहला ब्रांच।
और दूसरा ब्रांच है मेटल स्ट्रिप के थ्रू। मेटल स्ट्रिप कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? तो ये मेटल है, तो यहां से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? सो हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? 2, पॉसिबली 3। पॉसिबली 3 कैसे? तो सपोज मान लो हमने जॉकी जो है इधर कनेक्ट करके रख दिया, टैप करके रखा, तो अगर मान लो यहाँ पे करंट आया I, उसमें से कुछ I1 करंट इधर गया, तो बचा हुआ I2 करंट इधर जाएगा, और जो I2 करंट इधर आएगा वो भी स्प्लिट होगा, उसमें से कुछ करंट किसकी तरफ जाएगा? गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा करंट IG, और बचा हुआ करंट जो है वो इधर चला जाएगा। नहीं समझा? ये होगा, ठीक है? अब कॉन्सेंट्रेट करना। अब मुझे बताओ A किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब हाई वोल्टेज। B किसके साथ कनेक्टेड है? मतलब लो वोल्टेज। अगेन वही एग्जांपल कि मान लो ये 100 वोल्ट है और मान लो ये 20 वोल्ट है, तो A to B वोल्टेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना? बट वो डिक्रीज 2 ब्रांचेस में हो रहा है, ऐसे भी डिक्रीज हो रहा है, और क्योंकि A to B हमारे पास 2 रास्ते हैं, तो मान लो अगर इधर 100 है तो हो सकता है इधर 90 है, इधर 80 है, 70 है, 60 है, तो फॉर एग्जांपल ये 60 वोल्ट का पॉइंट है फॉर एग्जांपल। फिर आगे 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, हो गया। अब यही डिक्रीज ऐसे भी तो होगा, तो ये होगा 100, 90, 70, 60, इधर कहीं पे 60 आएगा, और फिर 50, 40, 30 और फाइनली 20। अरे हाँ या ना? बट ऐसा लिखा रहता है क्या? नहीं, लिखा नहीं रहता, बट लॉजिकली वैसा ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, की को क्लोज करें। पहले सबसे पहले तो रियोस्टेट को एडजस्ट करो, मतलब करंट का रेंज फिक्स करो। कर लिया? रेजिस्टेंस बॉक्स में सुटेबल रेजिस्टेंस ले लो, 20 ओम, 30 ओम, 10 ओम, जो लेना है लो, और उसको लिख के रखो कि हमने उतना ले लिया। रख दिया? तो आपको ये नॉन रेजिस्टेंस है अभी। अब सर्किट में से क्या फ्लो होने लगा? इधर भी और इधर भी। अब जॉकी उठाओ, राइट? वो वुडन उसको कुछ तो रहेगा हेल्ड करने के लिए, अब उसको उठाओगे और इधर वायर पे इधर रखोगे। अब बताओ जॉकी जो मान लो इधर रख दिया, इधर 90 मान लो, कितना है? 90। अब बता इधर कितना है? 60, इधर 90। पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? अबे दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है यार, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो होगा। IG कितना, जीरो की नॉन जीरो? सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है, राइट? आगे और सुनो। फिर इसको उठा के इधर रख दिया, मान लो 80 है, तो अब बताओ ये 80 है और ये 60 है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? करंट फ्लो होगा सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन में। फिर इधर रखा 70 है, तो ये 70, ये 60, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, करंट फ्लो सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन में। फाइनली आपने जॉकी यहां रखा, अरे आया नहीं? कितना ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल सेम है, डिफरेंस 0 है, करंट फ्लो IG कितना होगा? और सर्किट हो गया। अब बैलेंसिंग कंडीशन में आ गया, तो अब आप लगा सकते हो मीटर ब्रिज वाला, सॉरी मीटर ब्रिज नहीं, विस्टन्स ब्रिज वाला कंसेप्ट। क्या बोलता है विस्टन्स ब्रिज? वो बोलता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। और तुम बोलोगे सर उसके लिए तो 4 रजिस्टर्स चाहिए। यहाँ पे 4 रजिस्टर्स कहाँ है? यहाँ पे तो 2 ही दिख रहे हैं हमको, एक है लेफ्ट गैप में अननोन और एक है राइट गैप में नोन, बराबर है? बट मैं बोलूंगा यहाँ पे 4 है, फिजिकली 4 नहीं है, फिजिकली 2 ही है, बट कंसेप्ट वाइज यहाँ पे टोटल कितने रजिस्टर्स है? बट उसके पहले वो 4 रजिस्टर में तुम्हें दिखा दूं, उसके पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूं। तो ये जो पॉइंट है वहां पे गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन दिया है? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं? या फिर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। नल पॉइंट और क्योंकि उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन दिया? अभी भी नहीं समझा? ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना, होगा कि नहीं होगा? बट बिल्कुल होगा। थोड़ा मिडल 1/3 में आता है, सॉरी मिडल 2/3 में आता है वो, मतलब 33 सेंटीमीटर से लेके 67 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे आता है वो, ठीक है? अगर आपका सेटअप सही है तो। समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? ओके, एनीवेज, तो अब मुझे वो नल पॉइंट मिल गया ना। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 4 रजिस्टर्स कैसे है। पहला रजिस्टर तो तुम जानते हो X, दूसरा रजिस्टर जानते हो R,
ठीक है। अब तीसरा रजिस्टर जो है वो ये वायर है, ये जो वायर एडी है, ये वायर खुद ही एक रजिस्टर है। तुम बोलोगे नहीं मानते सर वायर एक रजिस्टर है, तो इसका मतलब तुम 10th में खाली तुमने गोटी खेला है और कुछ नहीं किया है। तो 10th स्टैंडर्ड में जब तुम थे गधो, 10th या नहीं, 10th में भी नहीं, 9th में, ठीक है, इधर लिखता हूं मैं 9th, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड का बुक ओपन करो, वहां पे लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो वायर का लेंथ ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम रहेगा, सॉरी एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। आपके टीचर्स ने आपको ऐसा कुछ सिखाया होगा, ठीक है। सो मान लो आपको पता है करंट क्यों होता है वायर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड से, प्रिसाइजली बोलूं तो लो पोटेंशियल से, मान लो वो समीर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब उसको यहां तक आना है और तुम सब लोग बीच में एटम है मान लो, राइट। अब एटम वायर के अंदर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो अब तुम वाइब्रेट कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो समीर को इधर आने के लिए इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा, वही रेजिस्टेंस है, नहीं समझा। अब मान लो ये क्लासरूम जो है वो आधा ही है, मतलब वो 4 बेंच के उतना ही क्लासरूम है, अरे नहीं, तो उसको जो भी रुकावट होगी वो 4 बेंच के एटम की वजह से ही होगी। बट अगर मैंने इस क्लासरूम की लेंथ बढ़ा दी, 8 बेंचेस 10 बेंचेस कर दी, तो क्या होगा, उसको जो ऑपोजिशन होगा, ये जो भी कोलिजन होगा वो ज्यादा एटम के साथ होगा, तो लेंथ ज्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, नहीं होगा क्या, क्योंकि यहां तक आते आते कोलिजन होगा ना, बीच में एटम है वाइब्रेट हो रहे। बट अगर हमने क्या किया, मान लो ये बीच का दीवार तोड़ दिया और तुम लोगों को उधर शिफ्ट कर दिया, अरे नहीं, तो एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ गया तो भले वाइब्रेट करेंगे बीच में, तो गैप तो बढ़ गया ना, तो अब उसको आने के लिए पहले के उतना ऑपोजिशन, तो फिर एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, राइट। वही होता है वायर में, ठीक है। वायर का लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया और रेजिस्टेंस। आपको ये भी पता होगा कि वायर का रेजिस्टेंस आर जो है, प्रोपोर्शनली का साइन हटने के बाद एक रेजिस्टिविटी आता है, आर जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आर जो है, और रो जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, इनफैक्ट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। अब तुम बोलोगे ये दोनों अलग कैसे है, अलग है। देखो ये जो रेजिस्टिविटी है वो वायर के मटेरियल के डिपेंड करती है। मतलब मान लो मेरे पास 2 वायर है, ठीक है, दोनों, एक एल्यूमिनियम का है और एक कॉपर का है, दोनों का एरिया सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है और लेंथ सेम है, तो फिर रेजिस्टेंस का जो रेशो रहेगा दोनों का वो सेम रहेगा। रेजिस्टेंस का रेशो क्या रहेगा, अगर मैं रेजिस्टिविटी कंसीडर ना करूं तो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो खाली लेंथ और किसी पर डिपेंड करता है, तो दोनों का लेंथ सेम, दोनों का, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या, बट आपको पता है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं हो सकता क्योंकि मटेरियल, तो मटेरियल अलग अलग है ना। तो ऐसा कोई तो क्वांटिटी होगा जो इधर जो आपको ये दिखा दे कि मटेरियल चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वो क्वांटिटी है कौन, रेजिस्टिविटी, कौन, तो भले ही दो वायर का लेंथ सेम हो और, बट अगर मटेरियल अलग अलग है मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी भी, तो इसलिए दोनों का रेजिस्टेंस भी। अब भी नहीं समझा, क्लियर है क्या। तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, साथ साथ में उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, समझा कि नहीं। ओके, सो ये हो गया वायर का रेजिस्टेंस। कुछ डाउट है, पक्का है ये, तो पहले ये बताओ वायर में रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, श्योर हो, तो आ जाओ यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले मेरे पास ये जो वायर ए बी है उसके 2 टुकड़े हो गए, सच्ची वाले 2 टुकड़े नहीं गधो, लिटरल वाले, मतलब इधर नल पॉइंट मिलाना, तो एक टुकड़ा रहेगा A2 और दूसरा टुकड़ा, तो A2D ये जो टुकड़ा है वो आपके X अननोन रेजिस्टेंस के सामने वाला टुकड़ा है, इसलिए उसकी लेंथ को मैं बोलता हूं LX। कितना बोल रहा हूं, LX, बिकॉज वो, अरे कुछ तो बोलना है ना, L1 L2 भी बोलना है, तो L1 बोलने से जगह पे क्या बोल दिया, LX। तो व्हाट इज LX, लेंथ ऑफ वायर बिटवीन पॉइंट A टू B। A टू B जो वायर है उसकी लेंथ कितनी ली मैंने, LX।
सॉरी ए टू डी, ठीक है। ओके, उसके बाद अब ये जो आगे का वायर है, ये बचा हुआ वायर, उसकी लेंथ को मैं ले रहा हूं एल आर। तो एल आर जो हुआ वो लेंथ ऑफ वायर बिटवीन डी टू बी। उन्होंने समझा? क्लियर है क्या? जरूरी के दोनों लेंथ सेम हो। अगर आपको नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर में मिल गया, कितने सेंटीमीटर में, तो यहां से यहां ये 40 होगा और ये कितना रहेगा, समझा कि नहीं? सो देयरफॉर जरूरी नहीं ये दोनों सेम हो, ठीक है। सो अब मुझे बताओ ए टू डी एक वायर है और वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस, कि नहीं होता? जरा बता दो यार, वायर ए टू डी में कितना रेजिस्टेंस होगा, सोच के बताओ। वायर ए से डी तक कितना रेजिस्टेंस होगा? तो आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो है रो, मतलब रेजिस्टिविटी। फिर उसका कितना है लेंथ आपका, और फिर उसका क्रॉस सेक्शनल, अबे एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर आपने ऐसा स्लाइस कट किया तो कितना एरिया आएगा, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया। तो एरिया एज्यूम कर लो कितना है, ए। तो ये हुआ ए टू डी वायर जो है उसका रेजिस्टेंस। अब बताओ वायर जो डी टू बी है उसमें भी रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज वो भी क्या है, वायर ही है ना, गधो। वायर में क्या होता है, मरे हुए लोग, रेजिस्टेंस होता है। तो वायर का रेजिस्टेंस वापस से बोलो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले रेजिस्टिविटी। बट एक बात बताओ, ए डी और डी बी दोनों सेम ही वायर है कि अलग अलग वायर? मटेरियल लेंथ वाइज तो अलग अलग है, बट मटेरियल वाइज, तो मटेरियल वाइज सेम है, तो इसका भी रेजिस्टिविटी, लेंथ अलग है भाई, एल आर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, अरे भाई कहीं पे भी कट करो, ए टू बी तक, ए टू डी तक स्लैश करो, या डी टू बी के बीच में ऐसा स्लाइस कट करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा? यस बिल्कुल। अगर सेम नहीं आएगा तो फिर आप, मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए थे, राइट? तो फिर दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम। तो ये तो हुआ ए टू डी तक का रेजिस्टेंस, और ये हुआ डी टू। तो अब मुझे कुछ यहाँ पे दिखाना है आपको सिमिलरिटी। अब बताओ, विस्टन्स नेटवर्क में या विस्टन्स ब्रिज में ए टू सी ये पहला ब्रांच था और उसमें 2 रजिस्टर थे, अरे है नहीं, R1 R2। ये आपका दूसरा ब्रांच है, उसमें भी 2 रजिस्टर थे, R3 और बराबर। तो चलो इधर आ जाओ, यहां पे ये आपका ए टू बी ये पहला ब्रांच है और ए टू बी ये दूसरा ब्रांच है। पहले ब्रांच में ये हुआ पहला रेजिस्टेंस और ये हुआ R1 R2, और दूसरा ब्रांच ये वायर है ना, तो वो ये हुआ, इसमें भी रेजिस्टेंस है RAB और इसमें रेजिस्टेंस है, सॉरी RAD और इधर RDB। तो रेजिस्टेंस इधर भी है, बट दोनों एक ही वायर में कनेक्टेड है, इसलिए ये होगा R3 और ये होगा। तो अब बताओ आपके पास 4 रजिस्टर्स आए कि नहीं आए? नहीं समझा? 1 2 वायर AD और D वायर DB। सो हाउ मेनी रजिस्टर्स यू हैव? और बैलेंसिंग कंडीशन हुई कि नहीं हुई? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में क्या रिफ्लेक्शन दिया है, तो आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सो यूजिंग विस्टन्स ब्रिज, एक मिनट, यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन इन विस्टन्स ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशन यूज कर लो। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अच्छा, R1 मतलब लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना है, वो वही X। R2 मतलब राइट गैप का R। R3 मतलब तो पता है ना वो 2 LX। क्या बात कर रहे हो, LX तो लेंथ है गधो, आपको रेजिस्टेंस है AD। अबे रेजिस्टेंस क्या, मत बोलो मुझे बोलने दो। अबे रेजिस्टेंस चाहिए तो आप लिखोगे RAD। कोई मुझे लेंथ बता रहा है, कोई मुझे रेजिस्टिविटी बता रहा है। गधे, आप लोग को रेजिस्टेंस का रेशियो लेना है कि लेंथ का, यार क्या था वो, रेजिस्टिविटी का रेशियो लेना है? रेजिस्टेंस का रेशियो लेना है। तो पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस मतलब वायर एडी का रेजिस्टेंस, और चौथा रेजिस्टेंस मतलब वायर डीबी का रेजिस्टेंस। समझा? बाउंसर है। अब बस वैल्यू पुटअप करो, बात खत्म करो। तो RAD होता है रो LX अपॉन A।
आर डीबी होता है रो एल आर अपॉन ए, ये कैंसल ये कैंसल, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आया, एल एक्स अपॉन एल आर। और बोल समझा, अरे आया ना। उसके बाद आपको ये पता होगा कि एल एक्स और एल आर को दोनों को ऐड करो तो 100 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता है, सेंटीमीटर में। देखो ना, यहां से यहाँ एल एक्स और ये एल आर, हाउ मच। सो अगर तुम्हें एल आर की वैल्यू निकाली तो वो आएगी 100 माइनस एल एक्स, ये उठा कर पुटअप कर दो एल आर की जगह पे, तो बोलो कितना आएगा, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स। आर को उधर लेके जाओ तो एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स, बराबर है। व्हाट इज एल एक्स? एल एक्स इज द लेंथ या डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड या हाई पोटेंशियल साइड। वायर का ये कौन सा साइड है बोलो, तो हाई पोटेंशियल साइड से नल पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब, और लो पोटेंशियल साइड से लेके नल पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब एल आर। ठीक है, आपको एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए वो लोग बोलेंगे कि नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट साइड, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम, तो वो तो एल आर हुआ। अरे नहीं समझा, तो एल एक्स कितना रहेगा फिर 40, और हमारे फॉर्मूला में एल एक्स है कि एल आर है, एल एक्स है, समझा कि नहीं। तो आपको एल एक्स जो है वो नल पॉइंट का डिस्टेंस है, लेंथ है, बट कहां से, हाई पोटेंशियल साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से। दिमाग में जा रहा है क्या? तो अब आपको नल पॉइंट मिला मान लो 40 सेंटीमीटर पे, तो रख दो इधर 40 40। नॉन रेजिस्टेंस आपको पता होगा, आर शुरुआत में लिया था मान लो 10 ओम, वो उधर रख दो, तो आपको कौन मिल जाएगा, एक्स। और एक्स कौन था, कौन था, अभी भी नहीं समझा। तो मीटर ब्रिज समझ में आया है कि बाउंसर गया? हाँ, क्लियर है ये? कितनी मेटल स्ट्रिप है यहाँ पे, 2 एल शेप। अच्छा, उनको ऐसे प्लेस किया जैसे कितने गैप बने, लेफ्ट गैप और लेफ्ट गैप में क्या है, राइट गैप, रेजिस्टेंस बॉक्स। ए भी एक वायर है, कितना मीटर, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, सेम नहीं बोलेगा, बोलेगा मटेरियल, अब बोलो यूनिफॉर्म। हाँ, जब सेम बोलना तब सेम नहीं बोलने का, मटेरियल सेम, क्रॉस सेक्शन। एक 1 मीटर का स्केल अरेंज किया, और उसी वायर के साथ सीरीज में कौन है, बैटरी ऑफ ईएमएफ, की के और रियोस्टैट, सब एक्सप्लेन कर चुका हूं किसका रोल क्या है। अच्छा, सेंट्रल स्ट्रिप के साथ एक तरफ कौन कर, गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट जो कि स्लाइड करेंगे कि टैप करेंगे, और ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर कितना डिफरेंस, उस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, या फिर जीरो। जैसे वो पॉइंट आ गया, आपके वायर के कितने पार्ट हो गए, तो पहले पार्ट में वायर है तो रेजिस्टेंस है, वायर है तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और नल पॉइंट मिल गया है। बैलेंसिंग कंडीशन आ चुकी है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस अपॉन इस वायर का रेजिस्टेंस। नहीं समझा? मटेरियल सेम है, रो कैंसल, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, वो भी कैंसल, बचा जो आपके सामने। बोलो नहीं समझा? अरे क्लियर है क्या, श्योर है क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज या फिर विस्टोन्स मीटर ब्रिज। अब एग्जाम में 2 और क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। हाँ, विस्टोन्स मीटर ब्रिज क्या है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि इसमें सोर्स ऑफ एरर्स क्या है, मतलब अगर आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो इस एक्सपेरिमेंट में एरर आने के क्या क्या सोर्स है, मतलब किस कारण एरर आ सकते हैं, और दूसरा उन एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाउ टू मिनिमाइज एरर्स। सो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक तो पूरा मीटर ब्रिज आएगा, या फिर हाउ टू मिनिमाइज द एरर, और व्हाट आर द सोर्स ऑफ एरर। तो ध्यान दो अब यहाँ पे, पहला जो सोर्स है ये तुमको कंप्लीट करना है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तुम बाद में देख लेना, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। पहला जो एरर का सोर्स है वो है इस वायर का यूनिफॉर्मिटी। इट इज पॉसिबल दैट वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, वायर यूनिफॉर्म
मतलब इधर का वायर मोटा है और ये वायर पतला है। तुम बोलेगे उससे क्या होगा? अरे भाई हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ये है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेके हमने एरिया एरिया क्या कर दिया है? अरे हाँ या ना? बट वायर का क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो एरिया कैंसिल आउट। बट आपने तो कर दिया है, तो आपने गलती कर दी ना। सो देयरफॉर यहाँ पे आपके फाइनल वैल्यू में क्या आएगा? एरर। मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू अलग रहेगी, थियोरेटिकल वैल्यू अलग रहेगी। नहीं समझा? सो पहला एरर आने का कारण क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ वायर wire may not be uniform, so check that wire should be uniform। ठीक, ओके। दूसरा, ये जो आपने यहाँ पे वायर को शोल्डर किया, मतलब यहाँ पे कनेक्ट किया ना आपने, वहां पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मतलब वहां पे करोजन के कारण या दूसरे कोई इम्प्योरिटीज के कारण यहाँ पे जहां जहां कॉन्टैक्ट है वहां पे क्या डेवलप हो जाता है? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस हो जाएंगे फिर, 1 2 3 4, और ये भी रेजिस्टेंस। अरे नहीं, बट आपने उसको कंसिडर किया, राइट। तो फिर अगेन प्रैक्टिकल वैल्यू अलग और थियोरेटिकल वैल्यू अलग। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज सेकेंड सोर्स ऑफ एरर। ठीक है, पहला वायर मे नॉट बी एंड देर इज अ रेजिस्टेंस डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट एट ए एंड एट बी, है कि नहीं? अच्छा, तीसरा जो सोर्स है एरर का, वो जो है, वो जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तब तुम इसको देखते हो उसको देखते हो, है ना, दुनिया भर की फालतूगिरी करते हो। तो ये जो स्केल है वो आगे पीछे हो सकता है कि स्केल थोड़ा तुमने आगे कर दिया, तो तुम्हारा पॉइंट ए 0 पे है क्या? नहीं है। तो फिर तुम्हारे जो मेजरमेंट रहेंगे वो सही रहेंगे, गलत रहेंगे? तो स्केल जो है वो करेक्टली एडजस्ट किया हुआ नहीं है। दैट इज थर्ड सोर्स ऑफ एरर। पहला, वायर मे नॉट बी। दूसरा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एट ए एंड। तीसरा, scale is not adjusted properly। So these are the 3 sources of right। now how to minimize the error? ठीक है, पहली चीज, ये जो स्केल का वाला एरर है उसको अगर अवॉइड करना है तो एक ही एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट करो, क्योंकि एक बार मान लो गलती करी होगी, बार बार तो गलती नहीं करोगे। तो ये है कि आपको वो एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम क्या करना है? रिपीट करना है। इसलिए तो तुम केमिस्ट्री या फिजिक्स में प्रैक्टिकल में एक ही चीज 2-3 बार करते हो। अरे आया नहीं? ये हुआ फर्स्ट वे टू मिनिमाइज द एरर। सेकेंड, ये जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है उनको निकालने का कोई तरीका नहीं, मतलब वो डेवलप हुआ है कि नहीं वो जानने का भी कोई तरीका। तो एक काम करो, ऐसे केस में सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, बट नोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में और अननोन रेजिस्टेंस, और आपका रीडिंग अगेन सेम आना चाहिए। रीडिंग अगेन क्या आना चाहिए? तो ये आपके एरर को अगेन क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। वापस बोलो, आपको क्या करना है? सेम एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है? उसके बाद एक बार अननोन रेजिस्टेंस पिछली बार लेफ्ट गैप में था और नोन क्या था? अब उल्टा करो, अभी नोन लेफ्ट में और दोबारा एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म करो। अरे हाँ या ना? और वायर का जो यूनिफॉर्मिटी वो चेक करो, वायर को यूनिफॉर्म रखो। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? आपके एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। बोल नहीं समझा? बाउंसर है क्या? तो आप बताओ मीटर ब्रिज क्या होता है? समझा? सेटअप क्लियर है? डेरिवेशन क्लियर है? श्योर हो? उसके बाद सोर्स ऑफ एरर क्लियर है? हाँ, और मिनिमाइज कैसे करते हैं एरर को, ये क्लियर है? हाँ, तो अभी इसकी नोट्स कंप्लीट करके लेके आना। बाय बाय। और चाहिए क्या? वो आएगा अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। वैसे भी इम्पीडेंस जो है वो तेरे को तो पता हो ना? नहीं, तेरा ये